पहला क्वेश्चन है, टेम्पालिंग गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह उत्तरी लाओस में एनामाइट पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर स्थित एक ढलान वाली गुफा है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन, गुफा में एक दांत पाया गया था जो इसे विलुप्त मानव रिश्तेदार डेनिसोवन की उपस्थिति से जोड़ता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन, टेम्पालिंग के साक्ष्य ने दक्षिण पूर्व एशिया में होमोसेपियंस के आगमन के समय को और पीछे कर दिया है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो कितने कथन यहाँ पे सही हो गए? सभी तीन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जुलाई महीने में करंट अफेयर में थे, काफ़ी न्यूज़ में थे और यूपीएससी के माध्यम से ये मतलब यूपीएससी के क्वेश्चन के स्तर पर ये डिजाइन किए गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो और भी आपको देखने को मिले। हर दिन यहाँ पे हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे और महीने में ऐसी महीने का एक यहाँ पे वीडियो लाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन को यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जीसीपी कार्यान्वयन नियमों को अधिसूचित किया है। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है। दूसरा कथन, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसा तंत्र है जो घरेलू कार्बन बाजार का एक पूरक है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, ग्रीन क्रेडिट प्रणाली पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है। यहाँ पे नहीं को ध्यान देना है आपको, सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल तीन मतलब तीसरा कथन सही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। तीन कथन है तो दो कथन सही है, एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने सही नहीं है, तो एक सही नहीं है। तो एक का उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल एक। अगला क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य जैव उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से पृथ्वी को पुनर्स्थापित और पोषित करना तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। इसको आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, हमने डिस्कस भी किया था पिछले चैनल में, लेकिन वो चैनल डिलीट हो गया। ये मैंने नया बनाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड कथन, इस योजना का वित्त पोषण उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से किया जाएगा। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तीसरा, पीएम प्रणाम योजना के लिए अलग से बजट निर्धारित होगा। तो ये तो बिल्कुल प्रावधान है ही नहीं। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि उपयुक्त कितने कथन सही हैं। तो कितने सही हैं? पहला और दूसरा, दो कथन सही हैं। तो दो का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है टोटली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत जो है पूर्वोत्तर एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग के माध्यम से चेन्नई को प्रमुख रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक से जोड़ने के लिए एक प्रमुख कनेक्टिविटी पहल शुरू करने की योजना बना रहा है। दूसरा कथन है, प्रस्तावित समुद्री मार्ग को गलियारे में तब्दील किया जा सकता है जो सीमा सड़क पहल बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत चीन के समुद्री रेशम मार्ग MSR के प्रत्युत्तर में भारत जापान प्रशांत से हिंद महासागर गलियारे के साथ जुड़ सकता है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को सड़क, शिपिंग और रेल लिंक के माध्यम से जोड़ता है। तो यहाँ पे कथन एक और दो दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही हैं, लेकिन कथन एक की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं करता है सेकंड वाला जो कथन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विश्व बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के ट्रस्टी के रूप में काम करता है जो GEF ट्रस्ट फंड दानदाताओं द्वारा योगदान का प्रबंधन करता है। दूसरा कथन बॉन अभिसमय GEF के 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अंतर्गत आता है। तो नहीं, बॉन अभिसमय इसमें शामिल नहीं होता है, तो सेकंड वाला यहाँ पे गलत है। तीसरा, भारत सहित 184 देश इसके सदस्य हैं। तो तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं अब आपको बताना है। तो छठवां में हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला सातवां, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित
किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना है। दूसरा कथन, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। अब आपको बताना है कि ये दोनों के दोनों कथन तो सही हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो सही नहीं कौन 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 से सही नहीं है, ये ना तो एक ना ही दो, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला कथन भी यहाँ पे सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। दूसरा कथन, यह पंचायतों को 5 श्रेणियों में बांटता है। तीसरा, यह 9 विषयों पर विचार करता है जिनमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ शामिल है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे जो दूसरा कथन आप देखिए, यह पंचायतों को 5 श्रेणियों में बांटता है, ये गलत है। पहला कथन तो सही है, सेकंड वाला कथन भी सही है, तो केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 8वां का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तंजानिया और मलावी। दूसरा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अब जैसे ही मैं देशों का नाम ले रहा हूँ तो आप दिमाग में उनकी लोकेशन को ध्यान रखिए, ओके। पहला तंजानिया और मलावी, दूसरा जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और इस्ताविनी, चौथा रवांडा और केनिया। कितने देशों की सीमा मोजाम्बिक से लगती है? देखिए, मोजाम्बिक अब मेडागास्कर के जस्ट लेफ्ट में, आप वहाँ से वर्ल्ड मैप को ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर के तीनों हैं, इन तीनों की सीमा यहाँ पे लगती है मोजाम्बिक से, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इस्ताविनी। तो इसीलिए यहाँ पे केवल तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब 10वें क्वेश्चन में आते हैं। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा करता है? देखिए, फिलीपींस तो द्वीप है यहाँ पे साउथ चाइना सी में, और ये किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, कंफ्यूजिंग जैसे हैं, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये आस ही पास में है, लेकिन फिलीपींस जो है किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये एक द्वीप देश है, ओके। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस समझौता के बारे में बताना है। पहला कथन, भारत आर्टेमिस समझौते के संस्थापक सदस्यों में से एक है। गलत, भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं है। सेकंड, वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि इसका आधार है, तो दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरा कथन, अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्रमा पर लौटने के साथ ही आर्टेमिस 3 मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, तो तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सेकंड वाला सही है, तीसरा वाला सही है, तो केवल 2 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राधिकरण समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UN क्लोज 1982 द्वारा स्थापित 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, तो ये तो सही है। सेकंड, इसका प्राथमिक कार्य पृथ्वी पर संपूर्ण समुद्र तल के 50% में पाए जाने वाले गहरे समुद्र तल के खनिजों की खोज तथा दोहन को विनियमित करना है। अब बताना है कि कौन से कथन सही है। सेकंड वाला भी यहाँ पे सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं। अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री विकास परिषद काफ़ी न्यूज़ में था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लोथल गुजरात में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ओके। राष्ट्रीय समुद्री विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, NMHC परिसर एशिया का सबसे बड़ा जलीय समुद्री संग्रहालय और भारत का सबसे भव्य नौसेना संग्रहालय होगा, बिल्कुल सही। सेकंड, NMHC का निर्माण प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में किया जा रहा है, हमने डिस्कस किया, ये भी सही है। तीसरा, NMHC का प्रबंधन भारतीय नौसेना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाएगा, नहीं, ये तीसरा वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो कितने सही हो गए? 2, ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पे सही है, पहले और दूसरे वाले। चौथा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है ETI 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसको जारी करता है। दूसरा, इस सूची में स्वीडन 6 पर है, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड है। ये भी बिल्कुल सही, यहाँ पे क्रम आपको दे दिया गया है। पहले स्थान पे क्या है? पहले स्थान पे है स्वीडन है, उसके बाद सेकंड पे है डेनमार्क, उसके बाद तीसरे नंबर पे है नॉर्वे, चौथे पे है फिर फिनलैंड। तो कौन सा सही होगा? पहले दूसरे दोनों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को चुनाव आयोग में निहित करने से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होना ही चाहिए, अभी काफी न्यूज में था। निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 324 से 329 तक यहाँ पे चुनाव आयोग से संबंधित है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 324 बात करता है चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी की शक्तियां जो हैं ये चुनाव आयोग में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 324 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। ओके, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, कमल महापरिनिर्वाण से संबंधित है क्या? दूसरा, अश्व महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है क्या? तीसरा, पहिया निर्वाण या आत्मज्ञान से संबंधित है क्या? तो देखिए, कमल जो है, कमल दर्शाता है बुद्ध के जन्म को, और पहिया किसको दर्शाता है? पहिया धर्म चक्र प्रवर्तन, पहले उपदेश को दर्शाता है। और अश्व दर्शाता है महाभिनिष्क्रमण को। ये सभी आपने पढ़ा होगा जब बौद्ध धर्म आप पढ़े होंगे। तो कमल महापरिनिर्वाण मृत्यु को दर्शाता है क्या? नहीं, कमल मृत्यु को नहीं दर्शाता है। कमल यहाँ पे कमल दर्शाता है जन्म को। ओके, कमल जन्म को दर्शाता है। अश्व महाभिनिष्क्रमण महान प्रस्थान को दर्शाता है, अश्व महाप्रस्थान को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा, पहिया निर्वाण या आत्मज्ञान को दर्शाता है क्या? नहीं, तो पहिया किसको दर्शाता है? पहिया हमने डिस्कस किया धर्मचक्र प्रवर्तन, अर्थात पहले उपदेश को यहाँ पे दर्शाता है पहिया। अब कितने युग में सुमेलित है? ये सेकंड वाला बस सुमेलित है, केवल एक यहाँ पे सुमेलित है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2013 में स्थापित निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गैर व्यपगत योग्य कॉर्पस फंड प्रदान करता है। दूसरा, उषा मेहरा चुनाव आयोग द्वारा वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की सिफारिश की गई है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मिशन वात्सल्य के तहत केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष CVCF की स्थापना की गई है मिशन वात्सल्य के तहत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा वाला यहाँ पे गलत है, पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। तो गलत एक है, और कितने सही है ये बताना है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो केवल दो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 17 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 6G टेक्नोलॉजी आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करता है जो वर्तमान में अप्रयुक्त है। दूसरा कथन, ये तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त अर्थात इंफ्रारेड तरंगों और माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं। तो दूसरा यहाँ पे सही है, पहला भी यहाँ पे सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो एक और दो दोनों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है ये आपको बताना है। पहला, तमिलनाडु का नक्कम जिला भूजल उपलब्धता के मामले में भारत का दूसरा सबसे उत्कृष्ट जिला घोषित किया गया है। ये वन लाइनर में भी पूछ सकता है, अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था। नमक्कल जिला कहाँ स्थित है? नमक्कल जिला कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। जैसे वायनाड को पूछा था, ठीक है, आदिवासियों को उनके हक के संबंधित प्रमाण पत्र दिलाने की पहल कहाँ स्टार्ट की गई है? वायनाड कहाँ पे स्थित है? केरला में। उसी तरह से पूछ सकता है नमक्कल जिला कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का नमक्कल जिला भूजल उपलब्धता के मामले में भारत का दूसरा सबसे उत्कृष्ट जिला घोषित किया गया है। दूसरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक रैंकिंग में नमक्कल ने वर्ष 2022 के लिए संरक्षण और प्रबंधन श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी एक और दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां, संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, SCO अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। अब पहले 8 सदस्य होते थे, लेकिन अब यहाँ पे 9 सदस्य होते हैं। पहला, SCO समूह में अब
एससीओ समूह में अब चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हैं, पहला सही है यहाँ पे। एससीओ में सहयोग के लिए डिजिटल समावेशन मुख्य क्षेत्रों में से एक है, तो दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो कौन सा ऐसे सही है? तो सी 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनैतिक अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आईटीपीए देह व्यापार के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। ठीक है, तस्करी वाला कानून है ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूसरा कथन है भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनसीटीओसी का सदस्य है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सदस्य है भारत। तीसरा, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और मुकाबला करने पर सार्क का अभिसमय का भारत हस्ताक्षर करता है। हाँ है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं? सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 22वां क्वेश्चन है सीआरआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नकद आरक्षित अनुपात, इसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। पहला कथन, यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। बिल्कुल सही है, एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यदि आपको डेफिनेशन पता भी नहीं होगा तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सेंट्रल बैंक के पास जमा होता है। ओके, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? केवल एक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है किसका? 22वें क्वेश्चन का। अगला 23वां क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है इसकी स्थापना 1960 इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। बिल्कुल सही, बगदाद सम्मेलन में हुआ था इसका स्थापना। दूसरा, वर्ष 2023 तक इसमें 13 सदस्य हैं। बिल्कुल सही, 13 सदस्य हैं इसमें। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हो गए यहाँ पे? सभी के सभी यहाँ पे कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साफ अभी न्यूज़ में था, इंडिया ने जीता है साफ प्रतियोगिता जो है, तो आपको बताना है। पहला कथन, साफ का गठन वर्ष 1977 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके किया गया था। नहीं। दूसरा, वर्तमान में साफ सचिवालय नई दिल्ली, भारत से संचालित होता है। नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? न तो एक, नहीं दो। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत सरकार की आकस्मिकता निधि में ब्याज रहित आरक्षित निधि के तहत रखा जाता है। ठीक है, इसके तहत रखा जाता है। गलत बात ये। दूसरा, यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। ये भी गलत है। दूसरा, इसे कुछ वस्तुओं पर उपकर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वित्त पोषित किया जाता है तथा वित्त विधेयक के माध्यम से वार्षिक मंजूरी दी जाती है। गलत। तो उपयुक्त में से कितने यहाँ पे सही हैं? तो कोई भी नहीं, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। 25वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNEP। तीसरा है विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से हाल ही में लॉन्च किए गए वन हेल्थ दृष्टिकोण से संबंधित है। देखिए, वन हेल्थ दृष्टिकोण से कौन कौन संबंधित है? FAO संबंधित है, UNEP संबंधित है, WHO संबंधित है और WOAH भी है। WOAH यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। WOA, ये O है, WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये भी इससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो कौन कौन से? FAO और UNEP, ये दोनों संबंधित है। पहले और दूसरे दोनों के दोनों संबंधित हैं। किससे? वन हेल्थ दृष्टिकोण से संबंधित हैं। FAO, UNEP और साथ ही में हो जाएगा WHO। ठीक है, WHO हो जाएगा और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, ये भी संबंधित है वर्ल्ड हेल्थ दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। 27वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस देश में जेनिन शरणार्थी शिविर स्थित है जो वर्ष 1948 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान विस्थापित शरणार्थियों को समायोजित करने हेतु बनाया गया था? तो ये तो फिलिस्तीन में स्थित है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय फैक्चुअल नहीं है, अभी करंट में काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन वो पिछले फैक्ट के आधार पे है, इसलिए मैंने फैक्चुअल बोल दिया, सॉरी। 28वां अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन ICGH 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28वां, पहला, ग्रीन फाइनेंसिंग थीम हरित बॉन्ड, क्रेडिट कार्ड और सब्सिडी जैसी हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों और तंत्रों का पता लगाएगी, बिल्कुल सही। दूसरा, यह सम्मेलन इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोकेमिकल, बायोलॉजिकल और फोटो कैटालिसिस जैसी हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, है, बिल्कुल सही। तीसरा, हरित हाइड्रोजन को संपीड़न, द्रवीकरण और धातु हाइड्राइड जैसी विभिन्न तरीकों का उपयोग करके संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो कितने कथन सही हो गए? सभी 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क निकनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निकनेट एक उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है जो एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क WAN है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन, यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में नेटवर्क कवरेज को मजबूत करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक योजना है, ये गलत हो जाता है, तो पहला ही यहाँ पे सही है। अब आपसे पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो नहीं पूछता है ना उसे क्वेश्चन में, तो सही नहीं है बोला है, तो केवल 2 यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला, वे तारे जैसे रेडियो स्रोत हैं जिनकी रेड शिफ्ट बहुत कम होती है, ये तो कभी सुना ही नहीं है, पहला गलत है वैसे ही। बी ऑप्शन, वे फीके धुंधले आभा मंडल हैं जो कुछ नीले तारों को घेरे हुए हैं, तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा, वे अत्यधिक चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक हैं जो सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं, ये सही है, ऑप्शन सी। डी, ये आकाशगंगाओं के समूह हैं जिनकी पहचान समान दूरी पर की गई है। देखिए टॉपिक एक ही है, लेकिन सभी यहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन को घुसा दिया है इसमें क्वासर में, तो क्वासर आपको पता होना चाहिए कि अत्यधिक चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक हैं जो सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, 31वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसान संकट सूचकांक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जिसे केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान CRIDA द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा कथन, संकट के स्तर को इंगित करने हेतु सूचकांक 0 और 5 के बीच एक मान निर्दिष्ट करेगा, तो यहाँ पे कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। 32वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे 32वां क्वेश्चन में देखिए, पहला, सौर प्रज्वाल सूर्य पर एक जबरदस्त विस्फोट है जो तब होता है जब विकृत चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित ऊर्जा अचानक जारी हो जाती है। दूसरा, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनर मास इंजेक्शन एक समान है, ये कैसा क्वेश्चन है भाई? सोलर फ्लेयर्स और कोरोनर मास इंजेक्शन जो है बच्चों को भी पता होगा, ये दोनों एक समान नहीं है। इसके बारे में डिटेलिंग यदि चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो में पर्टिकुलर स्पेस के टॉपिक पे ही आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, ये आपको बताना है। सही है को पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए। पहला, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCRC 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता प्रदान करता है। दूसरा, भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुमोदन नहीं किया है, गलत, भारत अनुमोदन इसका कर चुका है और ये 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता देता है, तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो केवल एक यहाँ पे ऑप्शन ए, 1 2 3 4 लिखा है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 33वां का। 34वां, ये साल्वेक्स अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इंडिया और USA मिल के साल्वेक्स अभ्यास करते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है जैसे SSC एग्जाम, वैसे SSC के लिए है नहीं, ये UPSC वालों बच्चों के लिए ही है ये वीडियो। पहला, साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण
कोच्चि में आयोजित किया गया था। साल्वेक्स अभ्यास का पहला संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया था। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ में था, कोच्चि में आयोजित हुआ था, ये पहला सही है। दूसरा, साल्वेक्स अभ्यास में भाग लेने वालों में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना है, दूसरा भी सही। तीसरा, कोप इंडिया अभ्यास एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण सत्र है जिसमें वायुसेना, भारतीय वायुसेना और यूके की रॉयल एयरफोर्स शामिल है। नहीं नहीं नहीं, ये तीसरा वाला कथन गलत है। तो कितने सही हैं? केवल 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 35वां, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल सही पहला कथन। दूसरा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। जी बिल्कुल। तीसरा तीसरा, यह वर्ष 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। बिल्कुल सही, तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो कौन से सही बताना है? ऑप्शन डी 1, 2, 3, यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। 36वां क्वेश्चन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी को आरपीए 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित किया है। बिल्कुल सही, ये आपसे वन लाइनर में भी पूछ सकता है। रिश्वतखोरी को हो गया, अनुचित प्रभाव को हो गया, झूठी जानकारी, ये सभी को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है, भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। सेकंड, इसके तहत एक उम्मीदवार निदेशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिए और न ही उसे ऐसे किसी निगम में लाभ का पद धारण करना चाहिए जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा, दोनों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हैं लेकिन वह इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। देखिए, ये गलत है। भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। भारत जो है चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि औपचारिक राजनयिक संबंध हैं लेकिन संबंध नहीं है, लेकिन वह इसे राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता। ये वाला सेकंड पार्ट तो सही है पहला कथन का, राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है ताइवान को इंडिया, लेकिन औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं है भारत के ताइवान के साथ। दूसरा कथन, ताइवान ने भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स TECC खोले हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो कौन सा सही है? बी, केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, कार्यकारी मजिस्ट्रेट EM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EM कार्यकारी शाखा का एक अधिकारी होता है जिसके पास भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पिनल कोड और आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दोनों के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला कथन सही है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। जब वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जांच करते समय न्यायिक प्रकृति के काम करते हैं तब वे कभी कभी अदालतों की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही, तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी सभी 3 सही हो जाएगा। 38वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 39, सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज को भारत के लिए प्रतिबंधित उपयोग हेतु आवंटित किया गया है। प्रतिबंधित उपयोग हेतु आवंटित किया गया है, बिल्कुल गलत है ये वाला कथन। सेकंड, 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान के लिए प्रबंधित उपयोग हेतु आवंटित किया गया है, बिल्कुल नहीं, ये उल्टा यहाँ पे लिखा गया कथन में। तीसरा, भारत के पास घरेलू, गैर उपभोग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है। तो तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल एक, कितने सही हैं? केवल एक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 39वां का। 40वां, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वेब दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है, बिल्कुल सही, नाम में ही लिखा है ये। बी वेब का स्थायी सचिवालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है, नहीं, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी, इसकी स्थापना दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र प्राप्त करने के अपने सदस्यों के बीच साझा दृष्टिकोण के साथ की गई थी, ये सी सही है।
डी, ए वे विभिन्न चुनाव प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और ईएमबी के अन्य सदस्यों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न देशों में चुनाव आगंतुक और अवलोकन कार्यक्रम भी चलाता है। तो डी भी सही, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। हमको क्या बताना था यहाँ पे, सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 41वां, हाल ही में खबरों में कहा सोलोमन द्वीप निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो सोलोमन द्वीप ये ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, ये आपको रट लेना है पूरी तरह से, बहुत न्यूज़ में था ये ज्वालामुखी की वजह से। तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है सोलोमन द्वीप। अगला 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैलियम की विशेषता का सही वर्णन करता है। गैलियम अभी बहुत न्यूज़ में था, ये क्वेश्चन आ ही सकता है स्टेट पीसीएस में, तो आ ही सकता है, मतलब गैलियम क्या है ये, और इसके लिए यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ए, ऑप्शन ए, यह एक स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही, नहीं मिलता है ये, केवल कुछ खनिजों जैसे जस्ता, अयस्कों तथा बॉक्साइट में कम मात्रा में मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए इसका ये तो सही हो जाएगा। अगला भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी, यह चमकदार कठोर हीरे के समान क्रिस्टलीय संरचना वाला होता है, बिल्कुल नहीं, कठोर नहीं होता, लचीला होता है, हीरा नहीं, चांदी के समान क्रिस्टलीय संरचना वाला होता है। तो बी इसका ये गलत हो जाएगा। सी, इसका उपयोग आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल और इंफ्रारेड इमेजिंग उपकरणों में किया जाता है, नहीं, यह कठोर परिस्थितियों में हथियार प्रणालियों को संचालित करने की क्षमता को बढ़ाता है, ये भी नहीं। तो सी डी बी ये सही जवाब नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला 43वां क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण संशोधन भी शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार में निहित थे, बिल्कुल सही। दूसरा, ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, दूसरा कथन भी सही है। तो कौन सा सही है, सी, 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, यह हमारा सही आंसर हो गया। अगला, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वां क्वेश्चन, पहला कथन, ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा, यह वन विकास अनुसूचित जनजातियों एफडीएसटी और अन्य पारंपरिक वन निवासियों ओटीएफडी को आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की भूमि पर अधिकतम 5 हेक्टेयर तक स्वामित्व का अधिकार देता है, ऐसा तो नहीं है भाई, दूसरा कथन गलत है। तीसरा, वनवासियों के अधिकार लघु वनोपज प्राप्त करने तथा चारागाह क्षेत्रों आदि तक विस्तारित हैं, तो तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो कितने सही हैं, 2 सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां का। अगला 45वां कथन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल साउथ उन देशों के समूह को संदर्भित करता है जो आमतौर पर आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न स्तर के और ऐतिहासिक रूप से एक उपनिवेश रहे हैं, तो ये पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है, ग्लोबल साउथ शब्द का उपयोग इसके देशों और ग्लोबल नॉर्थ के अमीर अधिक विकसित देशों के बीच राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन FL 2027 शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है। FL 2027 शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, यह पेप्सिको इंडिया की एक पेटेंट किस्म है जिसका उपयोग लेज चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बी, यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आलू की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है। सी, यह उत्तरी गुजरात में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली आलू की एक पारंपरिक किस्म है। डी, आलू की एक संकर किस्म है जो 2 अलग अलग प्रजातियों के संकरण द्वारा बनाई गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह पेप्सिको इंडिया की एक पेटेंट किस्म है जिसका उपयोग लेज चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, FL 2027, काफ़ी न्यूज़ में था, पता होना चाहिए। अगला 47वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रशामक देखभाल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य के मानव अधिकार के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। दूसरा कथन, भारत में राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बजट आवंटित नहीं किया जाता है। तीसरा, प्रशामक देखभाल भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन
मिशन फ्लेक्सीपुल का हिस्सा है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने कथन जो हैं सही हैं। तो पहला कथन तो सही है बिल्कुल, दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, कोई अलग बजट आयोजित नहीं किया जाता है इंडिया में, तीसरा भी यहाँ पे सही है, मिशन फ्लेक्सीपुल का हिस्सा है प्रशामक कार्यक्रम जो है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का। अगला 48वां क्वेश्चन, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनके पास आंतरिक दहन इंजन ICE नहीं है और अन्य EV की तुलना में कम टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं। तो ये गलत है, पहला कथन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, BEV उन्नत बैटरी तकनीक मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर करती है, सही। तीसरा, हाइब्रिड व्यापक चार्जिंग अवसंरचना की आवश्यकता के बिना बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। तो तीसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो कितने कथन यहाँ पे सही हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा केवल दो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 48वां का। 49वां क्वेश्चन, समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है। बिल्कुल गलत है, ये कपड़ा मंत्रालय का है, न ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का। तो ये कपड़ा मंत्रालय का है। दूसरा, समर्थ केवल पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करता है, ये तो यहीं से गलत हो जाएगा। 28 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाता है समर्थ योजना के तहत, जिसमें महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC ST और हाशिए पर मौजूद श्रेणियों के सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ प्राप्त होता है। देखिए, ये जो दूसरा कथन है इसका पहला पार्ट गलत है, लेकिन दूसरा पार्ट यहाँ पे सही है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग है, आप थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो एग्जाम में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन नहीं है दूसरा सही। यह पूर्वोत्तर राज्यों को कवर नहीं करता है, केवल ये 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो एक भी सही नहीं है, दो भी सही नहीं है, तो सी 1 व 2 दोनों यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ 49 का सही आंसर है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में वन आवरण को 15% से अधिक वृक्ष पेंच घनत्व वाले 2.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी भूमि के रूप में परिभाषित करता है। ये वृक्ष छत्र घनत्व है, ठीक है, जैसे कैनोपी बोलते हैं ना वो। दूसरा कथन, भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.60% है। 25.60% है। तीसरा, ISFR 2021 के अनुसार मिजोरम में सभी राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये तीसरा वाला कथन जो है सही है, लेकिन पहला गलत है, दूसरा गलत है। अब पूछा क्या है कितने सही हैं, तो कितने सही हैं? 3, केवल एक सही है। तो मतलब तीसरा वाला कथन सही है, केवल एक। तो कौन सा ऑप्शन में है? केवल एक, ऑप्शन ए। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पे कथन जो है वो सही है। वो कथन कौन सा है? तीसरा कथन। अगला 51वां क्वेश्चन, धन शोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वियना अभिसमय के जवाब में भारत में PMLA अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही, काफ़ी न्यूज़ में था। वियना कन्वेंशन जब हुआ था तो उसी के अकॉर्डिंग भारत ने PMLA अपना बनाया था। दूसरा, PMLA के प्रावधान RBI पर लागू PMLA के प्रावधान जो है RBI पर लागू नहीं होते हैं। गलत है, PMLA के प्रावधान RBI पर भी लागू होते हैं। तीसरा, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI PMLA को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, तीसरा भी गलत है यहाँ पे। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सही है केवल एक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में बताना है कि कौन सा सही है। पहला, गुइलन बैरे सिंड्रोम अभी काफ़ी न्यूज़ में था। कहाँ पे फैला हुआ है ये? पेरू में फैला हुआ है। गुइलन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है। दूसरा कथन, गुइलन बैरे सिंड्रोम एक जीवाणु या विषाणु संक्रमण हो सकता है। तो ये आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो पहला भी यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 53, लंबानी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तीनों कथन को आप पढ़िए, उसके बाद कितने कथन सही हैं ये बताइए। देखिए हम इसका टेस्ट सीरीज भी करेंगे, यदि आप यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो फ्री में होगा, सब कुछ फ्री में होगा। पहला कथन, लंबानी कला, लंबानी कला जो है, लंबानी या बंजारा समुदाय विशेष रूप से कर्नाटक द्वारा प्रचलित वस्त्र अलंकरण का एक रूप है। तो ये वन लाइनर में भी पूछ सकता है, लंबानी कला कहाँ से संबंधित है, कर्नाटका से संबंधित है। यह एक स्थायी अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है, ऑब्वियसली स्थायी अभ्यास ही होगा यदि कोई कला को पुरखों से यहाँ पे उसको चलाते आ गए हैं तो। तीसरा, सुंदर लंबानी कढ़ाई को वर्ष 2010 में जीआई टैग मिला था, बिल्कुल सही, तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो कितने कथन सही हैं, सभी के सभी यहाँ पे कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का। 54वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक उद्यमिता व्यवसाय मॉडल के निर्माण के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का उपयोग करने की प्रथा है, ये क्या है। दूसरा, सोशल ट्रेल ब्लेजर कलात्मक और रचनात्मक विकास के लिए एक कार्यक्रम है जो मध्य स्तर के सांस्कृतिक और सहयोगी उद्यमों का समर्थन करता है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा गलत है, पहला भी यहाँ पे गलत है। तो कौन सा सही है, न तो एक न ही दो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 54 का। 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग से उठने वाली गर्म हवा दबाव प्रवणता बनाती है जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को खींचती है। देखिए यदि आपको आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िए और आपके हिसाब से क्या आंसर है ये आप मन में सोच लीजिए या कमेंट में लिख दीजिए या कॉपी पेन पकड़ के उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सही आंसर को चेक कीजिए, आप कितने प्रतिशत क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं, इससे आप अपना मूल्यांकन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है, भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग से उठने वाली गर्म हवा दबाव प्रवणता बनाती है, बिल्कुल बनाती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को खींचती है, हाँ खींचती है, और मानसूनी वर्षा में योगदान करती है, हाँ मानसूनी वर्षा ऐसे ही तो होता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी सोमाली जेट के निर्माण और तीव्रता को प्रभावित करती है। भारतीय उपमहाद्वीप को बड़े पैमाने पर इस जेट स्ट्रीम के कारण भूमध्य रेखीय हिंद महासागर से नमी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो कौन से कथन सही है, ऑप्शन सी। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। 56, उत्पल मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एक उपतट मेघ के संदर्भ में, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लंबे टाइम से बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, थैंक यू। उपतट मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपतट मेघ, पहला कथन, एक उपतट मेघ या ऑयकस क्लाउड प्रायः गरज के साथ सबसे आगे बनता है। दूसरा कथन, यह एक प्रकार का निचला क्षैतिज मेघ का निर्माण है जिसकी विशेषता ठोस मेघ की स्पष्ट रूप से परिभाषित रेखा होती है। तीसरा कथन, उपतट मेघ तब बनते हैं जब गर्म तथा विरल हवा को हवा द्वारा ठंडे वायु द्रव्यमान में ढकेल दिया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला कथन तो सही है यहाँ पे, दूसरा कथन ये गलत है, तीसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। तो कितने कथन सही नहीं है, 2 व 3, केवल 2 यहाँ पे सही नहीं है। पहला कथन हो गया ये, दूसरा वाला सही नहीं है, दूसरा हो गया, तीसरा वाला सही नहीं है, 2 हुए ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पे सही नहीं है। 57, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, GDPR यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर एक विनियमन है। दूसरा कथन, GDPR का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियामक वातावरण को सरल बनाना है। तीसरा, यह एक विनियमन है, ना कि निर्देश। इससे यह न तो प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी है, न ही यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य देश पर लागू होता है। अब आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो देखिए पहला कथन तो यहाँ पे सही है, गोपनीयता पर ये एक विनियमन है। दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, प्राथमिक उद्देश्य उनके व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रण प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियामक वातावरण को सरल बनाना है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो कितने कथन सही हैं, 1, 2, केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का। 58, उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी धार्मिक समुदाय
तथा उनके उपासना स्थल अधिनियम 1951 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, उपासना स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक उपासना स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। तीसरा, यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। अभी काफ़ी न्यूज़ में रहता है उपासना स्थल से संबंधित, जैसे अयोध्या राम मंदिर हुआ, उसके पहले जो ढांचा था, अभी मथुरा का मंदिर हुआ, तो ऐसे ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। उपासना स्थल अधिनियम सभी में लागू होता है। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो 58 में हो जाएगा, ये पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, रूपांतरण आप नहीं कर सकते, जैसे मंदिर है तो उसको तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। तीसरा, यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। ठीक है, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बहुत पहले 1600 में ये मंदिर था या 1600 में ये मस्जिद था। जो 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा उसका पहचान, ये कहा गया है इसमें उपासना स्थल अधिनियम 1991 में। कौन सा सही है? केवल 1, 2, 3, यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन। पहला कथन 1, सागर संपर्क एक विदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, DGNSS। दूसरा, नवीनतम DGNSS प्रणाली के साथ नाविक अब 500 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। 500 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। अब कौन सा सही है बताना है। पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तांबे की पानी की बोतल। दूसरा, स्टेनलेस स्टील। तीसरा, एल्यूमिनियम। चौथा, लौ उत्पन्न करने वाले लाइटर। अच्छे से पढ़िए आप। पहला, तांबे की पानी की बोतल। दूसरा, स्टेनलेस स्टील। तीसरा, एल्यूमिनियम। चौथा, लौ उत्पन्न करने वाला लाइटर। अब आपको बताना है कि कौन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत शामिल है। तो 60 में यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पे शामिल हैं। ये न्यूज़ में था अभी। ठीक है, तो DPIIT के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत ये सभी के सभी शामिल हैं। अगला 61, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से खरीदा जा सकता है। गलत 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 गलत। SBI से खरीदते हैं और ये जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। दूसरा, पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र होते हैं। बिल्कुल सही। जो पिछला आम चुनाव हुआ होता है उसमें 1% मिनिमम जो वोट हासिल किया होता है राजनीतिक पार्टी, उसे ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने का जो अधिकार है वो रहता है। तीसरा, चुनावी बॉन्ड नगद, डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। गलत भाई, तो ऐसे में बॉन्ड ही क्यों बोलेंगे उसको। तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा सही है। कितने सही हैं? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पे सही है 61 में। अगर 62, फॉस्फीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉस्फीन अभी काफ़ी न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। फॉस्फीन जो है अभी जो शुक्र ग्रह है उसके वातावरण में पाया गया है। ठीक है, तो पहला कथन, यह फास्फोरस और हाइड्रोजन का एक यौगिक है जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। दूसरा कथन, इसका उत्पादन केवल शुक्र और पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों पर रहने वाले जीवों द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था और अभी भी इसका उपयोग कृषि धूम्रक के रूप में किया जाता है। चौथा, यह एक मेथ लैब का उप उत्पाद है और इसका उपयोग सेमीकंडक्टर उद्योग में भी किया जा सकता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कितने सही हैं। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन सही है। फॉस्फीन जो है अत्यधिक विषैला होता है, फास्फोरस और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। दूसरा, इसका उत्पादन शुक्र और पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों पर रहने वाले जीवों द्वारा, देखिए शुक्र ग्रह में इसके वातावरण में ये पाया जाता है लेकिन यहाँ पे जीवों द्वारा इसका उत्पादन नहीं होता है, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 62 में सेकंड वाला गलत है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, बिल्कुल सही, और अभी भी इसका उपयोग कृषि धूम्रक के रूप में किया जाता है। चौथा, मेथ लैब का उप उत्पाद है, ये भी सही है। सेमीकंडक्टर उद्योग में इसका प्रयोग होता है। तो कौन कौन से कथन सही हो गए? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा वाला गलत है। तो कितने कथन सही हैं यहाँ पे? 3 कथन सही है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 कथन यहाँ पे सही है। 63, यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यमुना नदी के बारे में आपको बताना है। पहला कथन, यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और यमुना गंगा मैदान का अभिन्न अंग है। सबको पता होगा नॉर्थ इंडिया में रहने वालों को। दूसरा, इसका स्रोत निचली हिमालय श्रृंखला में यमुनोत्री ग्लेशियर में है और प्रयागराज में संगम पर गंगा से मिलती है। तीसरा, यह पांच राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी से होकर बहती है। चौथा, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और घाघरा शामिल है। तो नहीं, ये चौथा यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। कितने कथन सही है? केवल 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन सी। 64, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करता है। दूसरा, IMC 2023 का विषय ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। अभी न्यूज़ में था ये, तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का। 65, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 65 में कौन सा सही है? पहला, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। बिल्कुल सही, आपको पता होगा। NJ 9842 भारत और पाकिस्तान के बीच ज्ञात सीमा है। सही है। तीसरा, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। अभी काफ़ी न्यूज़ में था नुब्रा नदी। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। अब इसका सही उत्तर चुनना है हमको, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए, आपको डेली करंट अफेयर यहाँ पे आप इस चैनल में मिल जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं कि हमें डेली चाहिए तो मंथली का मंथली यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।